नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नवंबर के थर्ड वीक में जो भी करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। इसमें थर्ड वीक और सेकंड का कुछ पार्ट इंक्लूड किया हुआ है जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर छूटे ना, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को यहां पर सीक्वेंस वाइज से सेट किया हुआ है। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बुक ऑथर और इम्पॉर्टेंट डेज को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर की। नेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट है, उसको इनॉग्रेट किया। आपको बता दूं ये इनॉग्रेशन पहले उन्होंने फाउंडेशन स्टोन के रूप में कर चुके थे, लेकिन अब इसका कुछ पार्ट डेवलप हो चुका है, इसीलिए मतलब वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसको दोबारा से इनॉग्रेट किया है डेवलपमेंट के बाद। और ये ग्रीनफील्ड है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब यह है कि ऐसी जगह पर एयरपोर्ट बना था जहां पर कोई भी स्ट्रक्चर पहले नहीं बनी थी, पूरी एक मैदान टाइप का था, मैदान में ही इन्होंने एयरपोर्ट को डेवलप किया है और ये अरुणाचल प्रदेश का एक एयरपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, 7 सिस्टर में से एक स्टेट है ये। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप ये नरेंद्र मोदी जी और इस एयरपोर्ट का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बस इतना डेवलप हो चुका है कि इस पर काम स्टार्ट किया जा सकेगा। अभी और इसका डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और काफी अच्छा काम करने वाला है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बात कर। आपने इस एयरपोर्ट का नाम पहले भी सुना होगा, डोनी एयरपोर्ट है। ठीक है, डोनी एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, मैंने आपको बता दिया। देखिए ये रहा कौन सा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, कहां पर, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा न्यूज में हुई है। कौन सा है ये, विक्रम एस, सुना होगा। भारत की ये पहली ऐसी रॉकेट है जिसको किसने डेवलप किया है, तो प्राइवेट कंपनी ने डेवलप किया है। आप ये कह सकते हैं कि इसरो ने इसकी मदद की है, लेकिन इसमें मेन काम किया है किसी प्राइवेट कंपनी ने। कंपनी कौन सी है, स्काईरूट एरोस्पेस है। कहाँ है, लिखी होगी यहां पर, मैंने आगे दिखा दूंगा। स्काईरूट एरोस्पेस है जिसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसका नाम है विक्रम एस। साथ साथ इनके द्वारा और भी रॉकेट्स डेवलप की जा रही हैं, जिसमें विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 भी उसमें शामिल है। विक्रम एस को इन्होंने लॉन्च किया है। इसकी बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाती है क्योंकि भारत की ये पहली प्राइवेटली डेवलप्ड है और इसको लॉन्च भी किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें इसरो ने इनकी मदद की है। इसरो के लॉन्च पैड जो कि श्रीहरिकोटा में अवेलेबल है, वहीं से इसको लॉन्च किया गया। ये रहा स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इसरो ने हेल्प की है। अब स्काईरूट ने इसका नाम रखा है क्या, प्रारंभ। इस मिशन का नाम क्या रखा है, प्रारंभ। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये आप जाते हुए देख रहे हैं, सक्सेसफुल इसका पूरा काम हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 300 सेकेंड पूरा मिशन चला। रॉकेट गई जाने के बाद दोबारा से नीचे आ गई। आपको बता दूं, ये जो रॉकेट इन्होंने भेजी थी ये सब ऑर्बिटल रॉकेट है। सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि नासा ने क्या कर रखा है, एक डिस्टेंस को आउटर स्पेस मान रखा है। अगर उसके ऊपर तक पहुंच जाया जाए तो, जैसे कि अर्थ से अगर आप हाइट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर, कई जगह डेटा आपको ज्यादा मिल जाएगा, कई जगह कम मिल जाएगा, लेकिन 80 किलोमीटर तक का जो हाइट है उसके ऊपर नासा ने बोला है कि वो स्पेस है। तो अगर कोई रॉकेट हमारे अर्थ से जाए और ऊपर जाने के बाद
80 किलोमीटर है उसके ऊपर चली जाए, जाने के बाद फिर दोबारा से वापस आ जाती है, तो उसे कहते हैं सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण हुआ है। क्या हुआ है? सब ऑर्बिटल इसकी लॉन्चिंग हुई है। और ये वाली लॉन्चिंग ऐसी ही लॉन्चिंग थी जिसको जो ऊपर गई, जाने के बाद दोबारा से नीचे आ गई और प्रशांत महासागर में इसकी जो बाद में बचा हुआ मलबा था वो गिर गया है। ठीक है, इसकी टोटल हाइट की बात करें तो 89 किलोमीटर के आसपास ये पूरा ट्रेवल कर गया है। ठीक है, यहां पर बात करें तो प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट जिसने इस पर काम किया, और जो ये इसका वजन था किसका, जो स्पेस एक्स है, माफ कीजिएगा विक्रम एक्स है, विक्रम एस है, उसकी बात करें तो उसका टोटल वजन 546 था। क्या था? 546 था। ध्यान रखिएगा, में भी हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो ये 2 पर्सन है, ये इसरो के पहले साइंटिस्ट रहे थे। इनका नाम है क्या? पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका। ये दोनों इसरो के साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने 2018 में अपनी एक स्पेस एजेंसी खोल दी और प्राइवेटली थी स्काई रूट के नाम से, और अब उसने वही ऐसी पहली स्टार्टअप बनी जिसने स्पेस में भारत की तरफ से पहली प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया। दोनों पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है। 2018 में इन्होंने फाउंड किया, हैदराबाद में इनका पूरा हेडक्वार्टर है। विक्रम एस की बात, अगर हम स्काई रूट की बात करें तो इनके जो रॉकेट है इनकी सीरीज है पूरी। विक्रम एस का इन्होंने टेस्ट कर लिया, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 भी इनके पास एक ऑप्शन में अवेलेबल है। यहां पर याद रखिएगा ये एरोस्पेस इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी बनी है, इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना है। विक्रम 1 की बात करें तो ये अगर पेलोड की क्षमता की बात करें तो इसका जो पेलोड है, पेलोड का मतलब यहां पर आप अगर इंटरनेट में आप सर्च करने लग गए पेलोड, तो उसमें आपको एंटीना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट बता देगा, का एक पूरी स्ट्रक्चर बता देगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा स्मॉल साइज की जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो उपग्रह होते हैं, उनको हम कहते हैं पेलोड। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा पेलोड की जो क्षमता है, अगर विक्रम 1 की बात करें तो अगर पोलर ऑर्बिट तक जाना है तो 290 किलोग्राम तक का ये जो सामान है उसको लेकर जा सकता है, और 480 तक का अगर लोअर ऑर्बिट तक जाना है तो ये सामान लेकर जा सकता है। विक्रम 2 की बात करें तो अगर पोलर ऑर्बिट तक जाना है तो 400 किलो तक का सामान लेकर जा सकता है, और अगर लोअर ऑर्बिट तक जाना है तो इसका टोटल काम है कि ये 595 किलो तक का सामान लेकर जा सकता है। अगर विक्रम 3 की बात करें तो अगर पोलर ऑर्बिट तक जाना है तो 560 किलोग्राम, और अगर लोअर ऑर्बिट तक जाना है तो 815 किलोग्राम तक का सामान ये लेकर जा सकता है। ये क्षमताएं बताई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है स्टील का। सिंपल सी बात है, पहले भी भारत ही था, काफी टाइम से भारत ही है। भारत ने जापान को पीछे यहां पर छोड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं 2018 की रैंकिंग आई, उसमें भी भारत था सेकंड पोजीशन पर। उसके बाद 2019 की रैंकिंग आई, उसमें भी भारत ही यहां पर सेकंड पोजीशन पर है। पहले पोजीशन पर आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन में कौन है? चाइना है। पहले भी चाइना था और अभी भी चाइना ही बहुत ज्यादा मार्जिन से ऊपर है। तीसरे नंबर पर जापान है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्या स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया है। ये 108 फीट का टोटल लंबा है, टॉल है। यहां पर बात कर लूं तो ये केम्पे गौड़ा जी जिन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी, उनकी स्टैचू है। ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, जिनका नाम नदा प्रभु केम्पे गौड़ा है। किसका? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नदा प्रभु केम्पे गौड़ा की ये स्टैचू है। ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपको याद हो तो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है जिसका नाम केम्पे गौड़ा जी के नाम पर ही रखा गया है। इन्होंने बेंगलुरु को काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप किया, इसीलिए इनके नाम को थोड़ा मतलब वहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ठीक, और अगर इस स्टैचू की बात करें तो राम बी सुतार जी, किसने? राम बी सुतार जी के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया। ये कौन है? तो आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू लगाई गई है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी इनके द्वारा ही डेवलप की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। आप देख सकते हैं ये है केम्पे गौड़ा की स्टैचू। अगला क्वेश्चन, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज
दुनिया की बात नहीं हो रही, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसको वाराणसी से चलाया जाएगा और आसाम तक इसको पहुंचाया जाएगा। याद रखिएगा, मतलब रिवर में वाराणसी में उतरेगी क्रूज, काफ़ी 5 स्टार टाइप की उसमें सुविधाएं हैं, उसमें ट्रैवल करके आप आसाम तक ट्रैवल कर सकते हैं और सबसे लॉन्गेस्ट इसको चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वाराणसी डिब्रूगढ़ तक ये पहुंचने वाली है, कैसे? बांग्लादेश से होते हुए। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से हमारा साइन अप हुआ है कि हम आपकी तरफ से इस क्रूज को लेकर जाएंगे, जिससे कि हमारी ये लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग वाली एक क्रूज बन जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका टोटल जो ट्रैवलिंग होगी, कई जगह आपको 52 डेज मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो हुई नहीं है लॉन्च, अभी तो अप्रॉक्सीमेटली डेटा बताया जा रहा है। तो 50 डेज का जो ये क्रूज है ये अप्रॉक्सीमेटली लेगा। और ध्यान रखिएगा, ये कोलकाता और ढाका से होता हुआ जाएगा डिब्रूगढ़, असम में है ये। ठीक है, 10 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में, और 4000 लगभग, कई जगह आपको 3000 समथिंग कुछ मिल जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, जब ये चल जाएगी और रियल डेटा इसका आएगा तब हम सही से बता सकते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का एक क्रूज होगा। यहाँ से चलना शुरू करेगा 10 जनवरी वाराणसी से, और पहुंचेगा ये डिब्रूगढ़ असम तक। कुछ इस तरीके से मैप करते हुए बांग्लादेश से होते हुए ये पहुंचेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन साउथ की, दोबारा सुनिएगा, साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से किया गया है? तो फिर वही बात, बेंगलुरु से किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है और मैसूर चेन्नई से इसका एक रूट बनाया गया है। वंदे भारत पहली साउथ की लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बात करें तो ये आप वंदे भारत को देख रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनली करंट अफेयर से। तो इंटरनेशनली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, बंडारू विल्सन बाबू कौन है? ये IFS ऑफिसर है। आपको बता दूं, इनको एम्बेसडर बनाया गया है कोमोरोस में। कहां पर? कोमोरोस में। कोमोरोस की बात करें तो ये अफ्रीका का एक देश है, वहां पर भारत के एम्बेसडर बनकर जाएंगे बंडारू विल्सन बाबू। कोमोरोस की बात करें तो मोरोनी इनकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट अजाली अजोमानी है और करेंसी फ्रैंक है। अफ्रीका की एक कंट्री है और ध्यान रखिएगा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कोमोरियन, फ्रेंच और अरेबिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये आप तस्वीर दे सकते हैं विल्सन बाबू जी की। अगला क्वेश्चन, जेफ बेजोस कौन? जेफ बेजोस कौन है? ये अमेज़न के मालिक हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा सुना होगा और काफ़ी समय तक ये पैसों के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जेफ बेजोस है, अमेज़न के मालिक हैं, जिनकी कंपनी को हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है किसी कंपनी को कि जिसको 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल का लॉस हो गया। इतना तो कमाई होती है कंपनियों की, इनको इतना लॉस हो गया है और ऐसा हुआ है, ये पहली ऐसी कंपनी बनी है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। अमेज़न को फाउंड किया गया था 1994 में, ध्यान रखिएगा। और जेफ बेजोस इस समय पर उसके मालिक है, CEO के पद से हट चुके हैं। अच्छा, अमेज़न के CEO के पद पर इस समय पर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नताशा पिर्कमूसर कौन है? नताशा पिर्कमूसर, जो कि स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। स्लोवेनिया यूरोप का एक देश है जहां पर अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। अब मूसर के माध्यम से, इनका नाम नताशा पिर्कमूसर है, इनके माध्यम से ये पहली वहां पर फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनको अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड राउंड, वहां पर पहले क्या होता है, पूरा चुनाव होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, जो सबसे ज्यादा वोट्स पाते हैं उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जब उनके बीच में वोटिंग होती है तो उनमें इन्होंने सेकेंड राउंड में जीत दर्ज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नताशा पिर्कमूसर इनका नाम है, आप इनको यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरुणा मिलर, ये भारत और अमेरिकन है। भारत और अमेरिकन के साथ साथ आपको बता दूं कि मैरीलैंड में ये गवर्नर के पद पर चुनी है और ऐसे पद पर पहुंचने वाली पहली फीमेल बन गई हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका अरुणा मिलर। ध्यान रखिएगा, ये है अरुणा मिलर, ये भारत और अमेरिकन है जिनको मैरीलैंड में गवर्नर का पद मिला है।
अब यहां से हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर की। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है यानी इन्फेंटिनो। कौन? यानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के बन गए हैं क्या? तो आपको बता दूं ये चेयरमैन दोबारा माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट दोबारा से बन गए हैं। यानी इन्फेंटिनो का नाम याद रखिएगा। इनकी बात की जाए तो 2016 में 5 कैंडिडेट्स के बीच में इनका मतलब सिलेक्शन हुआ, उसमें ये बने। उसके बाद इनको दोबारा से इलेक्शन मतलब करवाया गया, लेकिन उस टाइम पर कोई कैंडिडेट आया ही नहीं 2019 में, तो दोबारा बने। उसके बाद अब इस बार जब दोबारा से इलेक्शन हुआ 2022 में, तो फिर से कोई और कैंडिडेट आया नहीं जो इलेक्शन था। तो ये तीसरी बार फीफा के प्रेसिडेंट बन गए। ध्यान रखिएगा 2026 तक जो वर्ल्ड कप होने वाला है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको में, वहां उसके बाद तक ये बने रहेंगे अपने पद में। और आपको बता दूं इस समय पर 2022 में जो फीफा का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है वो कहां हो रहा है? तो कतर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट साहब भी उसकी ओपनिंग में इन्वॉल्व हुए थे। याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो तीसरी बार बन गए हैं फीफा के प्रेसिडेंट। फीफा की बात करें तो दुनिया में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1904 में और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गियानी इन्फेंटिनो की। ये है कहां से? तो स्विट्जरलैंड से ही है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 मतलब ओलंपिक होने वाला है, आपको पता होगा। समर ओलंपिक पेरिस में फ्रांस की कैपिटल में ऑर्गेनाइज होगा। उसमें क्या हुआ है कि मस्कट लॉन्च किया गया है। मस्कट क्या है? तो फेरिजियन कैप। क्या है? फेरिजियन कैप को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये आप शक्ल देख सकते हैं, ये है फेरिजियन कैप, जिसको 2024 के लिए मस्कट लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेसिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें आपको पता है कि पूरे साल पूरे सीजन में जो रेसें होती हैं कारों की, उनमें सबसे ज़्यादा रेस जो जीतते हैं उनको वर्ल्ड रेसर का खिताब मिल जाता है, प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिल जाता है। वो किसको मिल गया है? तो आपको बता दूं ऑलरेडी इतने खिताब वो 14 टोटल 14 टाइटल जीत चुके हैं। कौन है? वर्स्टप्पन। कौन है? मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन 14 खिताब जीत चुके हैं। तो ऑलरेडी उनको ये दे दिया गया है कि भाई अब कोई भी कितने भी खिताब जीत ले, आपसे ज़्यादा नहीं जीत सकता। तो सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाले को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है, उनको मिल चुका है। आपको बता दूं लेकिन मर्सिडीज चलाने वाले जॉर्ज रसल, जो कि कारों की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीत लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साल की पहली कार की रेस ये जीते हैं। याद रखिएगा, जॉर्ज रसल। और मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज काफी समय बाद इस खिताब को जीत रही है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये है कौन? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, रसल है, जॉर्ज रसल। और ये पूरी लिस्ट है जिसने यहां पर ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट में आप देखेंगे तो मैक्स वर्स्टप्पन का नाम यहां पर आपको दिखेगा। ये कौन है? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं और ये साल के सबसे ज्यादा कारों की रेस जीत चुके हैं। टोटल कितनी? तो 14 कारों की रेस इन्होंने टोटल अभी तक जीती हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं तो मैक्स वर्स्टप्पन का ही नाम दिखेगा, लेकिन बीच में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है सर्जियो पेरेज ने, जो मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलियन, बहरेन और ऑस्ट्रियन, ये 3 खिताब को किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर ने। ये मोनाको से बिलोंग करते हैं। तो बस जो मैक्स वर्स्टप्पन ने नहीं जीता उनको याद कर लीजिए, बाकी सबकी सब कारों की रेस किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में होस्ट किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप अभी 2022 में हुआ। कहां पर हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। जिसमें जीता कौन है? तो आंसर होगा इंग्लैंड वहां पर जीत गया और पाकिस्तान वहां पर हार गया। भारत सेमीफाइनल पर बाहर हो गया था। यहां पर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात की जा रही है। इसको श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, आईसीसी के द्वारा पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल किया जाता है। ग्रेग बार्कले वहां के इस समय पर
चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, जो अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं, न्यूजीलैंड से वो बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अंडर 19 मेंस और अंडर 19 वुमेन्स दोनों जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 का, वो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज होने वाला है। अगर बात की जाए अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, तो ये 2025 का मलेशिया थाईलैंड में ऑर्गेनाइज होगा, ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले। और अंडर 19 वुमेन इवेंट को जो कि 2027 में होगा, उसको बांग्लादेश में और नेपाल में होस्ट किया जाएगा। ये इवेंट्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स। T20 वर्ल्ड कप 2022 का हुआ, कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। यहाँ पर ये बड़े प्लेयरों की बात हो रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया और पाकिस्तान को फाइनल पर हराकर यहाँ पर 5 विकेटों से हरा दिया और इस साल का ये खिताब जीत लिया। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को हराया कहाँ पर है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में हराया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो भी किसने जीत लिया था? तो वो भी इंग्लैंड ने ही जीत लिया था। किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर उन्होंने यहाँ पर वो खिताब जीता था। 50-50 ओवर का वो वर्ल्ड कप था। तो आप यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर्स को देख सकते हैं। T20 मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब की बात करें तो सैम खुर्रन को मिला है, जो कि बॉलर है, जिन्होंने 12 विकेटें ली हैं 6 मैचों में। और अगर फाइनल के मैच में भी बात करें मैन ऑफ द मैच की, तो यही पर्सन है सैम खुर्रन, जो कि इंग्लैंड के बॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे बुक और ऑथर से रिलेटेड। बुक और ऑथर में यहाँ पर मतलब काफ़ी कम बुकें इस मंथ में रिलीज हुई हैं, तो यहाँ पर हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि E.K. जानकी अम्माल, क्या है? E.K. जानकी अम्माल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, इस बुक को लॉन्च किया है किसने? निर्मला जेम्स ने। किसने? निर्मला जेम्स ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। विनिंग द इनिंग बैटल, किसको? विनिंग द इनिंग बैटल क्रिकेट से लग रही है। और आप देख सकते हैं शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, अब तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और रेने नब्बा, जिन्होंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया को लॉन्च किया। किसका नाम? कौन है ये? फ्रेंच ऑथर है रेने नब्बा, जिन्होंने न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया को लॉन्च किया है और लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर को हमारे इस समय पर कौन मिनिस्टर है? पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और हाउसिंग मिनिस्ट्री भी इस समय पर यही संभाल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार में। अगला है डॉक्टर बिमल जलान, जो कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक को इन्होंने लिखा है। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक को बिमल जलान के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि 19 नवंबर को हमने वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे सैनिटाइजेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% भारत के जो लोग ऐसे हैं जिनके घर पे टॉयलेट होने के बावजूद भी उनमें से 1%, घर के 1% में से अभी भी बाहर जाने के आदी हैं। तो अब तो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि 2014 से जब मोदी सरकार आई है उसके बाद से वो काफ़ी इस चीज़ के लिए उन्होंने अवेयरनेस फैलाई है और काफ़ी कम हुआ है। अब 2021 की रिपोर्ट आएगी उसमें काफ़ी कम डेटा आपको मिलेगा। 5th न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया। नेचुरल एपिलेप्सी डे को हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्रेस डे हमने 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया। जनजाति गौरव दिवस 2022 का, जो कि बिरसा मुंडा, आपको पता है झारखंड के जनजाति समाज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, यहाँ के जो जनजाति निवासी हैं वो अभी भी इनको भगवान की तरह पूजते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के बर्थडे के दिन जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार ने अनाउंस किया हुआ है। भारत सरकार ने पिछले साल 2021 में ही 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डायबिटीज डे हम 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। और 14 नवंबर को ही हम
चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन हमारे पहले जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बर्थडे पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हमने 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया। नेशन ने 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया। इस दिन हमारे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन पड़ता है। 10 नवंबर को हमने वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया है। वैसे अगर वर्ल्ड साइंस डे की बात करें तो एक नेशनल साइंस डे भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कि रमन जी 28 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं रमन जी को रिस्पेक्ट देने के लिए। सीवी रमन साहब हैं जिन्होंने स्कैटरिंग सीवी रमन इफेक्ट की खोज की थी, जो स्कैटरिंग से रिलेटेड था, और भारत के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज उनको 1930 में मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विस डे हम 9 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, 553rd बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की 8 नवंबर को पड़ती है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर डेट वाइज बात करें तो 15 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, लेकिन 8 नवंबर को हमने इस बार इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया। सरदारों की में 10 गुरु थे, 10 गुरुओं में से पहले गुरु ये माने जाते हैं। ठीक है, और पहले गुरु ये थे, मतलब सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हमने 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया। ये कैंसर अवेयरनेस डे है, लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो 4 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।